वेलकम टू दिस वीडियो। इन दिस वीडियो हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉड्यूल डी चैप्टर नंबर 26 के डिस्कशन की शुरुआत कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन बैंक्स बैलेंस शीट एंड देयर मैनेजमेंट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर। एंड यहाँ पर इस वीडियो में हम पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन व्हाट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बैंक के बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस एंटायर मॉड्यूल इज बेस्ड ऑन बैलेंस शीट मैनेजमेंट, ठीक है, मेनली ये है। तो इसमें हम ये देखेंगे किस तरीके से हम इस बैलेंस शीट को मैनेज कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट का मतलब ही होता है वी रिप्रेजेंट द डिफरेंट things here. First, three things mainly. Firstly, we will talk about the liabilities. इसमें जो होते हैं liabilities are those which the bank has to pay with certain amount of interest या फिर certain amount of profit to the other party. ठीक है, asset is something that the bank over which the bank is going to get some profit. Then we also have the profit and loss account. ये काफ़ी ज़्यादा important है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है किसमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, इनको डेजिग्नेट किया जाता है। ओके, सो दिस चैप्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स लाइक कंपोनेंट्स ऑफ बैंक्स बैलेंस शीट क्या है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, उसका सिग्निफिकेंस, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स अगेन, एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट एज अ बैलेंस शीट मैनेजमेंट एक्टिविटी फॉर द बैंक। ठीक है, कैसे ये चीज़ें लिंक्ड है तो वो हम देखेंगे। तो कंपोनेंट्स क्या क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं एंड दैट विल बी द मेजर डिस्कशन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो द फर्स्ट थिंग इज इफ यू टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स, तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट मैनेजमेंट एंड इसका कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले वी शुड नो व्हाट इज एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, बिकॉज बैलेंस शीट इज कंप्लीटली टॉक अबाउट द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज ओनली। सो व्हाट इज दिस एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट? सो यहाँ पर एनालिसिस, डेवलपमेंट, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, किस तरीके से हम स्ट्रैटेजिक वे में प्रॉफिट तो कमा ही सकते हैं बट ऑल्सो रेट सेंसिटिव वे में किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को, ये मेन थिंग है दैट कम्स अंडर दिस एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो मेन मैनेजमेंट एक्टिविटी वुड बी टू मैच देम। ठीक है, 10,000 का मेरे पास एसेट है, आफ्टर 1 ईयर आई एम गोइंग टू गेट दिस एसेट का इनकम जो भी है, तो 10,000 मेरा उस समय लायबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, अगर लायबिलिटी है तो उसी समय एसेट भी होना चाहिए। अगर ये चीज़ें मैच करें तो बहुत बढ़िया, वरना तो हमें लोन लेके यहाँ वहाँ से चुकाना पड़ेगा। लेट्स से 10,000 1 ईयर के बाद देना है, बट आपका अभी बैंक का इनकम उस समय तक क्यूमुलेटिव हम देख सकते हैं ओनली 5,000 बन रहा है। तो 5,000 बैंक हैज़ टू बोरो फ्रॉम समवन सो हैज़ टू पे फॉर दिस लायबिलिटी 10,000। तो दिस मैचिंग इज समथिंग दैट इज द मेन पार्ट हियर। फंक्शन किसका है ये? ट्रेजरी एंड अदर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिक डिपार्टमेंट्स का है, एसेट लायबिलिटी डिपार्टमेंट्स। कमिटीज़ इससे रिलेटेड एस्टैब्लिश किए जाते हैं और ये कमिटीज़ को एक्स्ट्रॉर्डनरी पास दिया जाता है मिक्स एंड मैच करना एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, उनका पोर्टफोलियोज बनाना, एंड इनका लार्ज इन्फ्लुएंस होता है डिफरेंट वाइंडिंग अप रिलेटेड एक्टिविटीज़। ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस रहता है ये जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ एंड टीम्स है। नाउ द मेन थिंग इज ये बैलेंस शीट के मेन कंपोनेंट्स क्या है? तो सेक्शन 29 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ये बैलेंस शीट बैंक्स बनाते हैं एंड बैंक्स के द्वारा कमर्शियल बैंक्स ये बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह जो है बनाएंगे एट द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द ईयर। जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसके लास्ट वर्किंग डे पे ये चीज़ें फाइनली बनाते हैं और इससे रिलेटेड फॉर्म आपका 3rd शेड्यूल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया गया है। ठीक है, अब बैंक के बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो सोर्सेस हमारे क्या क्या हो जाएंगे? फंड्स के सोर्सेस और मेनली द लायबिलिटीज, नेटवर्थ जो भी है। फंड का यूसेज क्या हो जाएगा? जो भी एसेट्स बैंक के पास है, दोज विल बी द यूसेज ऑफ दीज फंड्स बाय द बैंक। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। नाउ सोर्सेस ऑफ फंड्स अगर हम क्लासीफाई करें, वी कैन से कैपिटल जो बैंक के पास है, रिजर्व जो बैंक के पास रखे हुए हैं, डिपॉजिट्स जो बैंक के पास है, बोरोइंग्स जो बैंक ले रहा है, और भी बाकी लायबिलिटीज प्रोविजंस। ठीक है, अब ये फंड्स का अप्लाई कहाँ का कर सकते हैं? कैश इन हैंड बैलेंस जो आरबीआई के पास है, बैलेंसेस बैंक्स एंड मनी एट कॉल। ठीक है, तो ये कॉल मनी यानी कि दूसरे बैंक्स को लोन वगैरह दिया जा सकता है। शॉर्ट नोटिस मनी भी होता है, दूसरे बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एंटिटीज़ को लोन्स वगैरह देते हैं। इन्वेस्टमेंट्स बैंक कर सकता है, एडवांसेस, फिक्स्ड एसेट्स एंड अदर एसेट्स में पैसा लगा सकता है। फिक्स्ड एसेट्स आर दोज लाइक वी हैव द बैंक का जो प्रॉपर्टी है उसका वैन रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। अदर एसेट्स आर द ह्यूमन रिसोर्स, दीज आर द मशीनरी रिलेटेड टू डिफरेंट
कैश काउंटिंग या फिर ऐसा कुछ इन चीज़ों में पैसा लगाना, तो वो भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं. And mainly these will be the main sources of the funds, and these will be the main application of the funds. Now let us have a look what are the components of these liabilities. So capital, reserves and surplus and other liabilities and provisions are part of the liabilities. Capital is something, the money that the owner actually has, owner stake in the bank. ये main cushion की तरह काम करता है. Whenever you need some money, you'll be using this capital. Like we have discussed extensively related to capital maintenance या capital charge with respect to risk. ठीक है, तो दैट इज़ द क्वेश्चन. लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं मेनली फंड्स के, कई बार होते हैं. एंड ऑल्सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यहाँ पर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एज पर द आरबीआई यू हैव टू मेंटेन. ऑल ऑफ दिस पार्ट ऑफ द लायबिलिटीज, बिकॉज दिस कैपिटल इज एक्चुअली समथिंग विच इज टेकन फ्रॉम समवन, या फिर कहीं से बोरोड है, या फिर कहीं से इकट्ठा किया हुआ, या फिर ऐसे. तो दीज बिकम लायबिलिटीज बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव टू you have borrowed from someone, you have to repay, right? Reserves and surplus, जो भी reserves हमारे पास है, like we are maintaining the statutory reserves like the SLR, CRR, इनको हम maintain कर रहे हैं as a bank. तो these are actually the part of the reserves that we are maintaining, and ये reserves are part of liability because ये money आप actually कहीं ना कहीं invest कर सकते थे and you could earn some interest over it, income over it. ठीक है, these things you could earn, but what you are doing, you are maintaining it just as a reserve. ठीक है, अपने पास as a reserve maintain कर रहे हैं. Capital reserve से share premium है, revenue, other reserves, balance and profit loss account. Deposits हमारे main जो है liabilities बनते हैं. तो main source है funds के, और इन्हें deposits दो तरीके से हम classify कर सकते हैं, पेबल ऑन डिमांड या फिर टर्म डिपॉजिट्स. ठीक है, एफडी टर्म डिपॉजिट्स, ऑन डिमांड आर करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट. बोरोइंग्स करता है हमारा बैंक आरबीआई से, आईडीबीआई, एक्सिम बैंक, नाबार्ड एक्सेट्रा. ये जो मल्टीलेटरल या फिर हम कह सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ से भी बोरोइंग करता है. देयर आर अदर लायबिलिटीज लाइक बिल्स पेएबल. ठीक है, तो जो भी बिल्स हैं बैंक के, डिफरेंट मेल ट्रांसफर्स, पे स्लिप्स, बैंकर्स चेक्स वगैरह में पेएबल जो मनी है बैंक हैज टू पे. इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स लाइक क्रेडिट, इंटर ऑफिस जो है डिफरेंट ऑफिस के बीच में बैंक से कुछ एडजस्टमेंट रहेगा, दैट मनी इट हैज़ टू पे. जो भी पेमेंट्स करने हैं, इंटरेस्ट एक्रूड यानी कि जो लोन्स वगैरह बैंक ने लिए हैं उस पर इंटरेस्ट. बाकी प्रोविजंस, इनकम टैक्स, टीडीएस, इंटरेस्ट टैक्स प्रोविजंस बाकी हैं. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव द components of assets like cash and balances जो आरबीआई के पास हैं. ठीक है, एंड अदर बैंक्स के पास हैं. तो दीज आर द थिंग्स. तो कैश इन हैंड जो बैंक्स के पास है, फॉरेन करेंसी एंड अदर कैश. ठीक है, फॉरेन ब्रांचेस ऑफ बैंक में भी एसेट्स होंगे, पैसे होंगे. सो दैट कैश इज द एसेट बिकॉज यू कैन वेरी इजीली इन्वेस्ट इट समवेयर. आरबीआई के पास जो बैलेंस है लाइक सीआरआर, और आरबीआई के पास जो सरप्लस पार्क्ड है, that also forms part of the asset. Okay, then you have balances with banks को जो बैलेंस दिया जाता है उस पर थोड़ा इंटरेस्ट तो आपको मिलता ही है. That is why it becomes an asset. Wherever you are getting some profit, obviously it becomes an asset. Current account and term deposits आपके हो गए. Then bank also invests in the government securities, shares, debentures, bonds, ये सब में. ठीक है, तो SLR में भी, government securities, gold में भी invest करता है. So these are also part of the investments that the bank does. Now contingent liabilities are such liabilities जो actually required होते हैं यहाँ पर. Mostly non-fund based activities इन्हें कहा जाता है. Letter of credit, guarantees, acceptances होते हैं on behalf of the constituents. Bills जो बैंक accept करता है कस्टमर के बिहाफ पे, बिल रीडिस्काउंटिंग, अंडर राइटिंग, ये सब करके. तो मेनली नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज़. तो ये एसेट्स में क्यों आ जाते हैं? बिकॉज प्रेजेंटली उन नॉन फंड से बैंक ने बैंक गारंटी दी है, तो इट इज़ गेटिंग सम कमीशन फॉर गिविंग दिस गारंटी, बट इट कैन टर्न इनटू अ लायबिलिटी ऑल्सो. तो इसे कंटिंजेंट लायबिलिटी माना जाता है, बट दीज आर इंक्लूडेड अंडर द एसेट बिकॉज प्रेजेंटली दे आर assets only, but later on they can become liability. So contingency में they become liability. So that is the thing with the contingent liabilities and related to contingencies. Advances यहाँ पर हो सकते हैं like cash credit, overdraft, loan payable on demand, term loan specific due date पे अगर payable नहीं है, EMIs पे payable है, इस तरीके से. और bills purchased and discounted. ठीक है, तो ये एक हो गया. सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड एडवांसेस डिफरेंट टाइप्स के हो गए. लाइक सिक्योर्ड टैंजिबल एसेट से सिक्योर्ड है, यानी कि देयर आर सम मॉर्गेज रिलेटेड लेट्स से लोन.
मॉर्गेज लोन्स हो सकता है, जहाँ पर वी कैन से टैंजिबल एसेट है, इमूवेबल एसेट है लाइक अ हाउस। बैंक या गवर्नमेंट गारंटी जो है किसी लोन को कवर कर रहा है, लाइक DICGC। ऐसे अनसिक्योर्ड एडवांसेस होते हैं जहाँ पर कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। एंड फिक्स्ड एसेट्स आर रिमूवेबल प्रॉपर्टीज मेनली। अदर एसेट्स आर इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो मिलना है, अभी फिलहाल ड्यू नहीं है, या फिर इंटरेस्ट ड्यू है बट अभी तक कलेक्ट नहीं किया गया, ऐसा। TDS, स्टेशनरी, स्टैम्प, नॉन बैंकिंग एसेट्स, इस तरीके से इमूवेबल एसेट्स एंड ऑल, दे बिकम पार्ट ऑफ द अदर एसेट्स। अदर थिंग्स हो सकते हैं यहाँ पर क्लियरिंग आइटम्स एट अनएडजस्टेड डेबिट बैलेंसेस, एडवांसेस एम्प्लॉयज जो हैं बैंक के उनको, दैट कैन बी द डिफरेंट एसेट्स दैट वी हैव सीन। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कई सारे एंट्रीज जो है जाते हैं, लाइक इनकम एंट्रीज एंड एक्सपेंसेस। तो ये इनकम जो भी हो रहा है ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट का पार्ट है, expenses are something where we are spending that might result in profit or it can be loss also. Interest or discount on the advance bills, जो भी एडवांस दिए गए उस पर थोड़ा इंटरेस्ट इनकम जो है बैंक को होता है, लाइक ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, एक्सपोर्ट्स रिलेटेड एडवांसेस हैं, देन डोमेस्टिक फॉरेन बिल्स हैं, ओवरड्यू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सब्सिडी, ये सब है। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स पर जो है आपको इनकम मिलता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह वगैरह पे। इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद आरबीआई के साथ बैलेंसेस है। अदर इंटरबैंक फंड्स लाइक कॉल फंड्स वगैरह पे इंटरेस्ट इनकम जो हो रहा है वो सारा आपका इनकम अकाउंट में आप नोट डाउन करोगे इन द बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज हो गया, कलेक्शंस, लेटर ऑफ क्रेडिट, कंसल्टेंसी, रेंट, ये सारे कमीशंस जो है एक्स्ट्रा इनकम है फॉर द बैंक। नाउ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का रीवैल्यूएशन वो लॉस भी हो सकता है, शोन एज अ डिडक्शन, या फिर कोई प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, इनकम अर्नड बाय वे ऑफ डिविडेंड्स एंड अदर इनकम, ऑल ऑफ दिस बिकम्स अ इनकम। तो जो भी इंटरेस्ट इनकम है वो दो तीन सोर्सेज से है, लाइक बिल्स वगैरह जो डिस्काउंटेड है उन बिल्स पे इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट्स पे, एंड आरबीआई एंड अदर बैंक से आपको इंटरेस्ट इनकम मिल रहा होगा। अब अदर इनकम इज ऑल अदर, इंटरेस्ट के अलावा कोई और इनकम। अब इंटरेस्ट एक्सपेंडेड यानी कि आप कहीं और इनकम पेमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, लाइक आरबीआई को दे रहे हैं, इंटर बैंक इंटरेस्ट डिपॉजिट्स पे दे रहे हैं, या फिर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, पीनल इंटरेस्ट कहीं पर जो है दे रहे हैं, ऑल ऑफ दैट फॉर्म्स अंडर द एक्सपेंसेस जो कि इंटरेस्ट रिलेटेड हैं। देन देयर कैन बी सर्टेन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक पेमेंट्स, प्रमोशंस एम्प्लॉयज़ के लिए, रेंट, टैक्सेस, लाइटिंग रिलेटेड, बुक स्टेशनरी रिलेटेड। तो ये काफ़ी क्लियरली अंडरस्टूड है कि ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस हमारे ऑपरेटिंग डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, डेप्रिसिएशन, हमारे प्रॉपर्टी का डायरेक्टर्स फीस वगैरह हो गए, कोरियर चार्जेस हो गए, रिपेयर्स मेंटेनेंस हो गया, लॉ चार्जेस हो गए, इंश्योरेंस रिलेटेड चार्जेस, अदर लाइक लाइसेंस फीस, डोनेशंस, ये सब हो गए। प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज क्या है, वन ऑफ द बिगेस्ट जो है यहाँ पर है अमाउंट्स इसमें मूव करते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंडिचर। प्रोविजंस मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। लाइक आगे हम जो है चैप्टर में देखेंगे प्रोविजनिंग नॉर्म्स, यहाँ पर हम बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोविजनिंग करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द लोन्स विच आर स्टिल ओपन एंड नॉट रिटर्न ऑफ। लाइक लॉस अकाउंट में अगर कुछ है और इसे राइट ऑफ नहीं किया गया कि हाँ ठीक है ये बंद करो लोन को, तो ऐसे में दिस पर्टिकुलर लोन का जितना भी अमाउंट है उसका 100% यू हैव टू मेंटेन एज अ प्रोविजन। 10 लाख आपने दिया तो 10 लाख यू हैव टू मेंटेन एज कैपिटल। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, ठीक है, एक्सपेंसेस जो बैंक करता है, राइट। So I hope those things are clear. Now let us answer this question: which among the following user are the components of the bank's assets in the balance sheet? Cash and the balances with the RBI, contingent liabilities. तो कौन सा assets में आता है, ठीक है। तो यहाँ तो liability लिखा है, will quickly mark it as this is not a asset, ठीक है, बट एक्चुअली कंटिजेंट लाइबिलिटीज को हम एसेट्स में ही डालते हैं बिकॉज प्रेजेंटली दे आर एसेट बट एट कंटिजेंट दे विल टर्न एज लाइबिलिटी, लाइक बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, right? So these obviously are the assets, both of them. So C, both 1 and 2 will be the right answer. Which among the following is are the components of bank's profit and loss account? Interest income, interest expended, provisions, contingencies, ठीक है। तो ये तीनों ही हमारे
बैंक के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। फ्यू थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, लाइक हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं बैंक के बैलेंस शीट के, तो वहाँ से तो आपके मोस्टली थियोरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। नाउ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डिस्कसिंग एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस, पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बैलेंस शीट मैनेजमेंट का किस तरीके से एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट एक पार्ट है। तो व्हाट इज मेंट बाय एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, फर्स्टली व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। तो बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हार्ट माना जाता है रिस्क मैनेजमेंट एंड एसेट्स लायबिलिटीज रिलेटेड। देयर कैन बी वन रिस्क व्हिच इज वेरी वेरी एविडेंट, दैट इज द मिसमैच ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, नॉट जस्ट वन रिस्क, डिफरेंट रिस्क अराइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ लायबिलिटी बैंक का 10,000 रुपीज पे करना है आफ्टर 1 ईयर, तो ये लायबिलिटी है। तो इफ लेट्स से बैंक को 10,000 1 ईयर के बाद एज अ एसेट नहीं मिल रहा है, तो इन दोनों का मैच नहीं हो रहा है, तो एक मिसमैच क्रिएट होता है। तो लेट्स से ये मिसमैच है, यहाँ पर 5,000 ही मिल रहा है एंड रिमेनिंग 5,000 द बैंक हैज टू सोर्स फ्रॉम समवेयर। तो दिस 5,000 इज द मिसमैच या फिर गैप है यहाँ पर, एंड इस मिसमैच की वजह से ऑब्वियसली देयर विल बी लार्ज इश्यूज दैट कैन बी क्रिएटेड। द फर्स्ट थिंग इज दैट द बैंक हैज टू बोरो फ्रॉम समवेयर। बोरोइंग का मतलब है इंटरेस्ट पे करो, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा ये इंटरेस्ट रेट रिस्क में चेंज हो सकता है। ये ऑलरेडी मिसमैच था, मिसमैच, गैप रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क इसे कहा जाता है, और ये हम कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपने बोरोइंग हाई इंटरेस्ट पे किया है, हाई इंटरेस्ट रेट पे या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे किया है जो वेरी हो सकता है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क में तब्दील हो सकता है। ठीक है, तो दीज कैन बी द वेरियस थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स से हमारा जो एसेट का अमाउंट है वो ज़्यादा है, ठीक है, 10,000 5,000, वी जनरली वांट दैट, बट ये 5,000 हम इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, तो देयर विल बी अ री इन्वेस्टमेंट रिस्क। एंड ये री इन्वेस्टमेंट अगर गलत जगह हो गया और हमें एक्चुअली 5,000 से कम मनी जो है मिल रहा है, तो वी इनकर सम लॉस एट टाइम्स, ठीक है, राइट ऑफ करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ। तो ऑब्वियसली री इन्वेस्टमेंट रिस्क यहाँ पर भी रहता है। तो इट इज़ जनरली प्रिफर्ड कि बैंक्स मैच देयर पोजीशंस, एंड ये एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के थ्रू ही हो पाएगा। ये कंसर्न है स्ट्रेटेजिक बैलेंस शीट मैनेजमेंट, जहाँ पर रिस्क्स को कम करने की कोशिश, एक्सचेंज रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी पोजीशन जो बैंक का, ये सबको कम करने की कोशिश की जाती है। प्रेजेंटली हमें बैंक में जो है प्रॉफिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, पार्शियल एसेट मैनेजमेंट, पार्शियल लायबिलिटी मैनेजमेंट अभी किया जाता है, बट एक इंटीग्रेटेड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कैन बी डन, एंड उसमें सारे के सारे जो कंपोनेंट्स, एसेट लायबिलिटी एंड बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स, सब कुछ मैनेज किया जाता है। मैच्योरिटी मिक्स जो है उसे, जैसे यहाँ पर हमने मैच्योरिटी मिक्स की बात की, एंड द रिस्क दैट आर एमिनेटिंग फ्रॉम दिस वो भी हमने देख लिया। तो इट इज़ रियली रिक्वायर्ड कि इस मैच्योरिटीज़ को मैच किया जाए। ये 15,000 है, तो यहाँ पर कोई लायबिलिटी 5,000 का हम जो है 1 ईयर के बाद का एटलीस्ट दे दे, ताकि दिस कैन बी मैच्ड। देन पर्पस क्या है इसका, फंड्स के फ्लोज को मैनेज करना होता है, स्टेबल अर्निंग्स हमें हमारे क्रिएट हो, और ऑर्गेनाइजेशन का एक्विटी एंड इम्पोर्टेंस बिल्ड हो। ठीक है, रीजनेबली हम रिस्क को भी मैनेज कर रहे हैं, वी कैन नॉट एलिमिनेट बट वी कैन रिड्यूस एंड मैनेज द रिस्क। मैनेजमेंट नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो हमारे उनको भी मैनेज करना ज़रूरी है, और इसके लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हम कैरी आउट करते हैं। अब वेरियस डिसीजंस के लिए भी हमें रिक्वायरमेंट है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज अच्छे से मैनेज हो, लाइक टाइप ऑफ अमाउंट कितना, टाइप और अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो हमें मेंटेन करना है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है, सो दैट वी कैन मैनेज दीज थिंग्स, तो दैट इज़ रिक्वायर्ड। बैलेंस शीट को भी मैनेज करना ज़रूरी है, सो दैट इज़ वन मोर पर्पस, ताकि इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी, प्री पेमेंट, इन सभी से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रहे हो। यानी कि लेट्स से आपने एंटिसिपेट किया था कि 10,000 का आपको जो है पेमेंट मिलेगा, बट यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो गया एंड 10,000 का नहीं 9,000 का खाली पेमेंट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट रेट वेरिएशन हो गया, तो यू हैव टू मैनेज दैट, सो दैट क्रिएट्स ए लिक्विडिटी इशू बिकॉज 1,000 यू हैव टू बोरो फ्रॉम समवेयर, एंड अगर ये पेमेंट बिफोर द टाइम हो गया तो उसको री इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड वेरियस अदर थिंग्स, ठीक है, मिसमैच गैप सब कुछ आ जाता है, तो दैट इज़ द थिंग।
इंटर रिलेशनशिप्स को भी टेस्ट करने की ज़रूरत है, लाइक रिस्क फैक्टर्स, लिक्विडिटी रिस्क, मैनेजमेंट डिसीजंस वगैरह, इनका भी इंटर रिलेशनशिप मैनेज करने की ज़रूरत है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी डन थ्रू एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट. नाउ सिग्निफिकेंस, 50% लायबिलिटीज हमारे 1 ईयर में मेच्योर हो रहे हैं, 10% एसेट्स 1 ईयर में मेच्योर हो रहे हैं, तो टेम्परेरी इंसॉल्वेंसी बैंक का हो जाता है. ईच एसेट लायबिलिटी को मैच इस वजह से करने की ज़रूरत है. इंटरेस्ट रेट्स जो है वेरी हो सकते हैं, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमारा जो भी है that is going to reduce. Okay, so significance of asset liability management can be pointed out in 5 different ways कि ये एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो गया अभी के टाइम में बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी. अगर बैंक की हम बात करें, मेनली पिछले मॉड्यूल में हमने ट्रेजरी की बात की है, तो इफ यू टॉक अबाउट ट्रेजरी एक्चुअली इन्वेस्ट्स बैंक्स मनी दैट इट हैज़, फंड्स को इन्वेस्ट करता है. तो इन्वेस्टमेंट में काफ़ी वॉलेटिलिटी, काफ़ी वेरिएशंस है, आज कुछ प्राइस है कल कुछ और है, यू कैन इनकर ह्यूज लॉसेस इन वेरी लेस टाइम. तो दैट हैज़ हैपेंड आफ्टर डीरेगुलेशन हो गया कि आरबीआई सेबी सब थोड़ा बहुत जो है अपना हाथ झाड़ चुके हैं एंड मार्केट फोर्सेस पे चीज़ों को जो है छोड़ चुके हैं. तो बैंक एट इट्स ओन लेवल हैज़ टू मैनेज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज. प्रोडक्ट्स की जो इनोवेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लाइक फ्लेक्सी डिपॉजिट फैसिलिटीज, वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स आते हैं जहाँ पर सर्टेन लेवल से ज़्यादा अगर आपका डिपॉजिट बन रहा है देन दैट मनी शुड गो इनटू द आरडी फॉर्म या फिर एफडी फॉर्म, इस तरीके से जो है डेजिग्नेट किया जाता है. सो या दैट इज समथिंग वेर इन यू डेफिनेटली नीड टू टेक केयर कि ये जो इनोवेशन है इसके वजह से कोई रिस्क ना आ रहा और उनको भी मैनेज करना है. रेगुलेटरी एनवायरनमेंट वेरी हो गया है, लाइक बीआईएस सेंट्रल बैंक जो है फ्रेमवर्क्स वगैरह गाइडलाइंस लेकर आए हैं कि कैसे आपका एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट एंड उनसे रिलेटेड पॉलिसीज बैंक लेवल पे लेकर आना है, तो उनका भी प्रेशर है. एम्बेडेड ऑप्शंस नाम का एक जो है बहुत ही बड़ा इशू है. तो इसमें हम ये होता है कि लेट से किसी ने लोन ले रखा है फॉर 5 years बट दे वांट टू रीपे एंटायर थिंग विद इन 4 years, तो दे कैन डू दैट. एम्बेडेड ऑप्शंस इसमें मिलते हैं कि आप 5 years से पहले एग्जिट कर जाओ इस लोन में से. तो देयर कैन बी वेरियस कंडीशंस एंड फैसिलिटीज फॉर दिस. तो प्रीमेच्योर रीपेमेंट आपका हो जा रहा है तो मिसमैच क्रिएट हो रहा है. इस वजह से एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है. एसेट लायबिलिटी चेक्स एंड बैलेंसेस डायनामिक वे में कैश फ्लोज को मैनेज करने का रिक्वायरमेंट है. मैनेजमेंट रिकॉग्निशन जहाँ पे क्रेडिट डिसबर्समेंट, गुड रिटेल डिपॉजिट बेस हमारे पास हो, इन चीज़ों के लिए एसेट लायबिलिटी बस इन्हें मैच करना ही सही नहीं है. You should also have a very good base of the customers and the people with whom you are dealing. ठीक है, एसेट एंड लायबिलिटी दोनों साइड्स को मैच करने की ज़रूरत है. तो ये चीज़ें एलएम से ही हो पाएगा. Apart from that, we can very clearly see that there are various purposes for which this is done. Like you need to manage the volume, mix, maturity, rate sensitivity of assets and liabilities, and risk reward ratio आपका सही रहे. ठीक है, रिस्क तो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बट यू आर ऑल्सो गेटिंग द रिवॉर्ड इज समथिंग दैट यू नीड टू चेक. क्वांटिफाई करना है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में रिस्क कितना है, तो उसके लिए पहले तो कैलकुलेट ही करना है. तो दैट इज़ द थिंग. स्टेप्स क्या होंगे इसमें जनरली ये प्रोसेस करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर्स एंड उन्हें बाकी इंटरेस्ट या प्रोडक्ट्स से कंपेयर करना होगा बिकॉज इंटरेस्ट इनकम इज़ अ मेजर इनकम that the bank has. नेट इंटरेस्ट जो इनकम है दैट इज़ अ मेजर इनकम. तो इंटरेस्ट जो एसेट्स से आ रहा है लेट से 10% का है, लाइबिलिटीज़ पे जो जा रहा है 6% का है, तो 4% का इंटरेस्ट इनकम जो नेट बैंक को प्रोवाइड हो रहा है दैट इज़ अ मेजर इनकम. सो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग दिस इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर. लोन को एग्जामिन करना है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज कैसे है, यू हैव टू एग्जामिन एंड एग्जामिनिंग क्रेडिट रिस्क एंड कंटिजेंसी रिस्क को एसेस करना है. क्वांटिफाई भी करने की ज़रूरत पड़ती है एट वेरियस टाइम्स. एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है. जो भी प्रोजेक्शंस आपने किए हैं कि ये इंटरेस्ट रेट है, ये वेरिएशन होगा, इस तरीके से होगा, इतना मुझे प्रॉफिट होगा, 4% का फाइनली आपने एसेस किया, बट यू हैव टू कंपेयर इट विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑल्सो कि इतना प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं. एंड इफ देर आर एनी इशूज चेंज द मॉडल जिससे आपने ये असेसमेंट किया. अब फाइनली देर आर वेरियस पैरामीटर्स जिनके बेसिस पर बैंक अपने डिफरेंट जो गोल्स हैं उनको अच्छे से कैरी आउट करता है, फुलफिल करने की कोशिश करता है. व्हाट आर द गोल्स ऑफ द बैंक इन जनरल? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स हो बैंक को, लॉन्ग टर्म अर्निंग्स हो बैंक को, एंड लॉन्ग टर्म के लिए बैंक का जो क्वालिटी है, एक गुडविल है बैंक का, वो मेंटेन रहे. तो फॉर दैट बैंक हैज़ टू कीप एन आई ऑन डिफरेंट थिंग्स. लाइक फर्स्टली नेट इंटरेस्ट इनकम जो है बैंक का वो सही होना चाहिए. शॉर्ट टर्म में अगर प्रॉफिट चाहिए
तो ये 10% 6% ये डिफरेंस रहे, 4% मिलता रहे, तो दैट हैज़ टू हैपन। ठीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्चुअली वॉलेटिलिटी, अगर इंटरेस्ट रेट्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, ये इंक्रीज हो रहा है 7% 8% तक चला गया, तो बैंक का जो प्रॉफिट है 2% पे ड्रॉप हो जाएगा, है ना, बिकॉज नेट इंटरेस्ट इनकम इज इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। जितना इनकम हो रहा है 10% माइनस एक्सपेंसेस आर 8%, तो दैट इज द नेट इंटरेस्ट इनकम। तो वॉलेटाइल रहेगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में वेरिएशंस मार्केट में होंगे, तो ऑब्वियसली बैंक का ये वाला पार्ट जो है शॉर्ट टर्म इनकम बैंक को कम होगा, तो इट हैज़ टू मैनेज दैट। स्टेबलाइज करना है बैंक्स टू मिनिमाइज द फ्लक्चुएशंस इन नेट इंटरेस्ट इनकम में फ्लक्चुएशन जो है उन्हें कम करना है। देन देयर इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज जनरली नेट इंटरेस्ट इनकम जो भी हो रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज टोटल एसेट्स से। ठीक है, 2% इनकम इंटरेस्ट हो रहा है, तो टोटल एसेट्स जो भी बैंक के पास है उससे अगर हम डिवाइड करें इस पर्टिकुलर अमाउंट को, सो वट एवर वैल्यू आर गेटिंग दैट इज कॉल्ड द नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट इंटरेस्ट इनकम का विद द एसेट्स ऑफ द बैंक एक रेशियो अगर हम निकालेंगे, सो दैट इज व्हाट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ठीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक तरीके से स्प्रेड है अर्निंग एसेट्स पे, जो भी एसेट्स आपके पास आ रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, एसेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, उन पर हम ये कह सकते हैं कि कितना आपका स्प्रेड है, यानी कि कितना आपको नेट इंटरेस्ट इनकम प्रोवाइड हो रहा है आउट ऑफ द एंटायर एसेट्स, उसमें कितना ये ऐड होते जा रहा है। ये स्प्रेड जो है टोटल इंटरेस्ट इनकम टोटल एक्सपेंसेस इन दोनों को कैलकुलेट करके यू कैन कैलकुलेट दिस स्प्रेड। ठीक है, कितना आप इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस कर रहे हैं, इंटरेस्ट इनकम कितना हो रहा है वो। लिमिटेशंस यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। ये चीज़ें जो हैं इनके वजह से अगर आपका रिस्क ज़्यादा है तो आपका जो रिटर्न है वो भी कम होगा, स्प्रेड कम रहेगा। अगर आप ज़्यादा स्प्रेड ज़्यादा जो है अमाउंट कमाना चाहते हैं तो योर रिस्क एक्सपोजर शुड ऑल्सो बी हाई। ठीक है, लाइक इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन सेफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो सेफ सिक्योरिटीज़ तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर सेफ, बट इस पर इनकम आपको ज़्यादा नहीं होगा। बट लेट्स से यू वांट टू पुट योर मनी एंड अर्न अ लॉट, तो आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर इवन सी रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे आपको से जो है पैसे डालने होंगे, सो दैट यहाँ पर अगर आप अर्न कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा अर्न करो, रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे की टू सक्सेस क्या है, रिस्क का मैनेजमेंट है। वी शुड नॉट फोकस ऑन एलिमिनेटिंग द रिस्क। नाउ थर्ड थिंग इज लॉन्ग टर्म क्वालिटी जो बैंक है वो मेंटेन है। तो लॉन्ग टर्म अर्निंग्स मेंटेन रहने के लिए यू ऑलवेज नीड टू टेक द रेशियो ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम विद द टोटल एसेट्स। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास अर्निंग्स का कितना वैल्यू है वो चीज़ हम एसेस कर सकते हैं। और थर्ड थिंग इज क्वालिटी बैंक का लॉन्ग टर्म के लिए सब्सटेंस जो है वो मेंटेन रहे, उसके लिए इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो जो है बैंक्स को देखना पड़ता है। तो जितने भी शेयर होल्डर फंड्स हैं तो टोटल एसेट्स बैंक के पास जो है उन चीज़ों का रेशियो अगर निकाला जाए दैट इज़ द नेट, यहाँ पर इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो सॉरी इज दैट थिंग, प्लस शिफ्ट्स इन रेशियो ऑफ ओन फंड्स टू टोटल फंड्स। तो ये टोटल फंड्स में ओन फंड्स यानी कि शेयर होल्डर्स एंड जो हेड है बैंक वगैरह के उनके फंड्स कितने हैं, इस चीज़ को अगर हम एसेस कर पाए, सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन गेटिंग एन आइडिया कि लॉन्ग टर्म के लिए बैंक की क्वालिटी कितनी है। इकोनॉमिक इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स का फंड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इट विल बी लाइक मोर एंड मोर पीपल आर इंटरेस्टेड इन द बैंक एंड लॉन्ग टर्म के लिए आप में इन्वेस्टेड रहेंगे, क्योंकि कई लोग आते जाते हैं तो ज़्यादा लोग ज़्यादा शेयर लोगों ने नहीं खरीद रखे हैं, तो जो स्टेबल फंडिंग है वो कम रह जाता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बैंक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो लॉन्ग टर्म लोगों का एक तो इफ़ पीपल आर रियली इंटरेस्टेड दे विल बी इन्वेस्टिंग मोर। ठीक है, and if more people are investing then there is a mix of different kinds of investors and long term के investors भी इसमें होंगे। तो long term substance and stability of the bank is guaranteed अगर आपका equity में funds ज़्यादा आ रहा है। ओके, सो assess कर सकते हैं बैंक का long term sustenance and capacity with the help of economic equity ratio. I hope that is very clear. These things have questions इनसे related पूछे गए हैं, so those things you should be really clear. Now there are other objectives also like macro level micro level पर बैंक जो है बैंक के कुछ objectives होते हैं, like macro level पर बैंक जो है किस तरीके से एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट के बेसिस पर चीज़ों को डिसाइड कर रहा है, प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर रहा है, दैट माइक्रो लेवल पर प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी इन दो चीज़ों को जो है बैंक को थोड़ा चेक करना पड़ता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी बैंक चेक करता है थ्रू प्राइस मैचिंग। ठीक है,
तो प्राइस मैचिंग इज लेट्स से वेरी सिंपल एग्जांपल, एसेट आपका 10,000 है एंड आपका जो लाइबिलिटी है 10,000, तो ये प्राइस मैच हो गया। लेट्स से एसेट 5,000 ही है तो प्राइस आपको बाकी 5,000 कैसे लाना पड़ेगा, प्राइस इज नॉट मैचिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार पॉजिटिव अगर हमारा गैप है तो उससे हम विन भी कर सकते हैं, वी कैन गेट सम प्रॉफिट ऑल्सो एज अ बैंक। लाइक 15,000 है तो 5,000 का प्रॉफिट भी हो रहा है, बट यू शुड नो वेयर टू री इन्वेस्ट इट। तो प्राइस मैचिंग इज डन यहाँ पर, और उससे प्रॉफिटेबिलिटी देखा जाता है कि बैंक का कितना है। देन लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए इनका जो टेन्योर है, टाइम पीरियड, टाइम हमें जो है मेच्योरिटी मैचिंग करना होगा। ये 1 ईयर का है तो ये भी 1 ईयर का होना चाहिए, देन ओनली यू कैन मैच देम एंड बैंक कैन रिमेन लिक्विड। तो मेच्योरिटी मैचिंग के थ्रू लिक्विडिटी जो है मेंटेन करने की कोशिश की जाती है इन द माइक्रो लेवल। तो लिक्विडिटी, एसेट लायबिलिटी गैप्स को कम करने की कोशिश। देन फाइनली एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कैसे बैलेंस शीट मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इज नथिंग बट मैनेजिंग द एसेट्स, मैनेजिंग द लायबिलिटीज। तो ये फर्स्ट स्टेप बन जाता है हमारे एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का। तो बैलेंस शीट में देयर आर 2 कंपोनेंट्स एज आई टोल्ड यू, फर्स्टली एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 2 चीजें हम 2 स्टेजेस में एक्चुअली एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के थ्रू बैलेंस शीट मैनेजमेंट करते हैं। तो स्पेसिफिक बैलेंस शीट मैनेजमेंट फंक्शंस यहाँ पर हैं एंड इनकम एक्सपेंस फंक्शंस यहाँ पर हैं, ठीक है। बैलेंस शीट मैनेजमेंट में आपका एसेट साइड का मैनेजमेंट हो गया, लायबिलिटी साइड का मैनेजमेंट हो गया। एसेट साइड में रिजर्व पोजीशन, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, रिजर्व्स हम प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, CRR SLR, लिक्विडिटी प्रॉपर है, शॉर्ट टर्म फंड्स है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट सही जगह पे जा रहा है, देन लोन्स हमारे सही हैं, फिक्स्ड एसेट्स हमारे सही तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं, ये सारे। लायबिलिटी साइड पे लायबिलिटी हम मैनेज कर रहे हैं या नहीं, रिजर्व पोजीशन मैनेज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में हम जो हमारे नोट्स हैं, डिबेंचर्स में हमने पैसे लगा रखे हैं तो लॉन्ग टर्म में वो सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो रही हैं या नहीं, कैपिटल हम पूरा मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं, दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। देन फाइनली इनकम एक्सपेंस, यानी कि प्रॉफिट्स आपको देखना होगा कि इंटरेस्ट इनकम, ये इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, लाइक इंटरेस्ट इनकम बैंक को जो हो रहा है माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस, यानी कि टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम हो गया ये। इसमें से लोन लॉस के लिए थोड़े प्रोविजंस होते हैं, राइट, लाइक NPA रिलेटेड प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, वो अमाउंट हटा दो। नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू जो हो रहा है वो उसका नेट ऐड कर दो, समझ में आ रहा है। तो ये कैपिटल है, देन दिस इज नेट इंटरेस्ट इनकम, और ये नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम। तो दैट इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बैंक थ्रू दीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो दैट वे विल बी कैलकुलेटिंग एंड ये इनकम जो भी प्रॉफिट हो रहा है दैट हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे क्या है, स्प्रेड आपका मैनेज करें ताकि आपका नेट इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज हो, लोन क्वालिटी सही हो, यहाँ पर जो लोन लॉस में जो प्रोविजन करना पड़ रहा है वो कम करना पड़े, फी इनकम जो कि नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यूज़ हैं उनको मैक्सिमाइज हम कर पाएँ, कंट्रोल ऑन नॉन इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम कम कर पाएँ, बिकॉज ये एक्सपेंसेस एज वेल एज अदर टैक्सेस जो है वो, टैक्स मैनेजमेंट हमारा नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव है। ये प्रॉफिट फंक्शन से ही सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। एंड एडिक्वेट कैपिटल, ये ऐसा नहीं है कि लॉस के लिए लॉस हम लोन लॉस कम कर रहे हैं और कैपिटल भी एडिक्वेट नहीं मेंटेन करे, तो एडिक्वेट कैपिटल आल्सो हैज टू बी मेंटेन। सो यू कैन लिंक ऑल ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स टू डायरेक्टली टू दिस प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम, लोन का प्रोविजनिंग हम जो कर रहे हैं, नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम एंड टैक्स रिलेटेड इनकम जो जो एक्सपेंसेस बैंक के हो रहे हैं। Okay, so I hope this entire thing we have been able to summarize everything in a proper manner. Let us try to answer this question. Which among the following is or other parameters which need to be taken care of to stabilize the short term profits जो बैंक को हो रहा है, ठीक है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट इनकम है, इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो है या फिर नन ऑफ द अबव। सो ऑब्वियसली वी नो कि यहाँ पर हमारा इफ वी कैन सी फ्रॉम द शीट, तो शॉर्ट टर्म हमें प्रॉफिट जब भी होने तो नेट इंटरेस्ट इनकम को हमें अच्छे से जो है मैनेज करना है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन लॉन्ग टर्म के अर्निंग्स को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म के क्वालिटी जो बैंक है उसे मेंटेन करने के लिए इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो आपका जो है हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली हियर द आंसर वुड बी बी, नेट इंटरेस्ट इनकम वुड बी द राइट आंसर शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट्स के लिए। Let's answer one more. Which among the following is or the steps of asset liability management as a coordinated balance sheet management activity of banks? Specific balance sheet management करना है, asset management and income expense functions को भी manage करना है. All the three are part of this. So 1, 2 and 3 is the correct answer. D will be the right answer here. Thank you.